मैं विशंबर दयाल सहायकाचार्य रणतज्ञ राष्ट्रीय कन्या महाविद्यालय कोटली। आज हम अमेरिकी सीनेट की शक्तियों की तुलना भारतीय राज्यसभा के साथ करेंगे। जिस प्रकार से अमेरिकी कांग्रेस के दो सदन होते हैं, उसी प्रकार से भारतीय संसद के भी दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न और प्रथम सदन माना जाता है। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय और उच्च सदन माना जाता है। भारतीय संविधान के द्वारा साधारण विधेयकों के संबंध में ब्रिटिश संसद की भांति दोनों सदनों को समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। अर्थात ऐसा कोई साधारण विधेयक जिसका किसी प्रकार के आयव्यय से नहीं हो, वे संसद किसी सदन में प्रवेश किए जा सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिकी कांग्रेस के द्वितीय और उच्च सदन को जिस प्रकार की अनन्य अधिकार शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, यदि उनकी साथ तुलना अन्य विश्व की संसद के द्वितीय सदन के साथ की जाती है तो ये कहा जा सकता है कि कुछ प्रकार के क्षेत्र होते हैं जिनमें निश्चित रूप से अमेरिकी सीनेट बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। अर्थात विश्व की संसद के द्वितीय सदनों में सर्वाधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है। आइए आज हम भारतीय संसद के द्वितीय सदन राज्यसभा के साथ अमेरिकी सीनेट की शक्तियों की तुलना निम्नलिखित बिंदु के अंतर्गत कर सकते हैं। पहली बात करते हैं विधायी क्षेत्र में, जहाँ साधारण विधेयकों के प्रश्न, जहाँ तक सामान्य विधेयकों की बात आती है तो इस प्रकार के सामान्य विधेयक चाहे वे लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं, उनका आरंभ राज्यसभा से हो सकता है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जब तक दोनों सदनों के द्वारा उस सामान्य विधेयक को सर्वसहमति से पारित नहीं कर दिया जाता है, तब तक उसे स्वीकृति तो राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जाता है और बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के वह विधेयक कानून नहीं बन सकता है। कहने वाला यह है कि भारतीय संसद में यदि हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स जो सभा होती है, जो लोक सदन होता है, इस लोक सदन के द्वारा कोई साधारण विधेयक यदि पारित कर जाता है, तत्पश्चात उसे विचारार्थ अनुमोदनार्थ द्वितीय सदन अर्थात राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा के द्वारा उस साधारण विधेयक के संबंध में अधिकतम 6 माह की अवधि तक विचार किया जा सकता है। इस अवधि में राज्यसभा के पास के दो विकल्प होते हैं, या तो लोक सदन के द्वारा पारित विधेयक को उसी रूप में स्वीकार करना होता है, अपनी सहमति देनी होती है, स्वीकृति देनी होती है, या इस संबंध में राज्यसभा के द्वारा कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। लेकिन राज्यसभा के द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार करना या स्वीकार करना ये लोक सदन की इच्छा पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए लोक सदन राज्यसभा के द्वारा दिए गए सुझावों से सहमत नहीं होता है तो वह विधेयक कानून नहीं बन सकता है। लेकिन 6 माह की अवधि के बाद यदि इस प्रकार के साधारण विधेयक को लेकर के किसी प्रकार का यदि कोई गतिरोध होता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 के अनुसार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। इस प्रकार का संयुक्त अधिवेशन देश के प्रधानमंत्री की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रपति की द्वारा बुलाया जाता है। लेकिन जब भी देश में संयुक्त अधिवेशन होते हैं, जिस प्रकार का कमांड जब अधिवेशन होता है तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता न तो राष्ट्रपति की द्वारा की जाती है, न उपराष्ट्रपति की द्वारा की जाती है, बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा से अध्यक्षता की जाती है। और उस प्रकार उस संयुक्त अधिवेशन में उस विधेयक के भाग्य का निर्णय लोकसभा की इच्छा के अनुसार होता है, क्योंकि जहां राज्यसभा में संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामजद किए जाते हैं, बाकी 238 सदस्य होते हैं, वे राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुने जाते हैं। और हाउस ऑफ जो कॉमन सभा होता है, लोकसभा जो होती है, इस लोकसभा में सदस्य संख्या राज्यसभा की तुलना में कहीं देखिए दुगने से अधिक होती है। अतः स्वाभाविक है कि उस प्रकार के विधेयक लोकसभा के अनुसार ही पारित होता है। तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय संसद के द्वितीय और उच्च सदन राज्यसभा के द्वारा किसी भी साधारण विधेयक को कानून का रूप लेने में अधिकतम 6 माह का विलंब किया जा सकता है। 6 माह की अवधि के बाद वह बिना राज्यसभा की सहमति के से भी वह कानून बन जाता है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा कोई विधेयक नहीं है, जब तक दोनों सदनों के द्वारा पारित नहीं कर लिया जाता है, दोनों सदनों से स्वीकार नहीं कर लिया जाता है, वह कानून का रूप नहीं ले सकता है। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका में सामान्य विधेयकों के प्रारूप को लेकर के या सामान्य विधेयकों किस प्रकार का गतिरोध होता है, तो इस प्रकार के गतिरोध को दूर करने के लिए उस विधेयक को एक समझौता आयोग के पास भेजा जाता है, जिसमें दोनों सदन के समान संख्या में सदस्य होते हैं। लेकिन उस विधेयक के भाग्य का निर्णय सीनेट की इच्छा के अनुसार होता है, क्योंकि सीनेट सदस्य बहुत अधिक अनुभवी होते हैं, इसलिए यहाँ प्रतिनिधि सभा की इच्छा का कोई महत्व नहीं होता है। तो कहने मतलब ये है कि भारतीय राज्यसभा के द्वारा किसी भी सामान्य विधेयक को
कानून बनने में केवल अधिकतम 6 माह का विलंब किया जा सकता है। 6 माह की अवधि के बाद वह स्वतः ही बिना राज्यसभा की सहमति कानून बन जाता है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में बिना सीनेट की सहमति के कोई भी सामान्य विधेयक, कोई भी साधारण विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता है। अतः वहाँ पर पूर्ण प्रतिबंध होता है और भारत में केवल आंशिक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरे क्षेत्र में बात करते हैं वित्तीय क्षेत्र में। पहली बात यह है, चाहे संयुक्त राज्य अमेरिका के कांग्रेस के द्वितीय सदन की बात हुई या भारत की राज्यसभा की बात की जाए, भारतीय संसद के द्वितीय सदन की बात की जाए, तो इस प्रकार के जो विधेयक होते हैं जिनका संबंध किसी प्रकार के आय और व्यय से होता है, अर्थात भारतीय संविधान के अनुसार जब भी किसी विधेयक के संबंध में अध्यक्ष के द्वारा प्रमाण कर जाता है कि वह वित्त विधेयक है, तभी उसे विधि विधेयक मान लिया जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार जितने भी ढंग से जो विधेयक होते हैं वे सबसे पहले लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। प्रतिवर्ष देश के प्रधानमंत्री के निर्देशन में वित्त मंत्री के द्वारा बजट का निर्माण किया जाता है और उसे लोकसभा में पेश किया जाता है। तत्पश्चात उसे विचारार्थ, अनुमोदनार्थ द्वितीय सदन अर्थात राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा के सदस्य उस वित्त विधेयक के बारे में अधिकतम 14 दिन तक विचार कर सकते हैं। इस अवधि में राज्यसभा के पास दो विकल्प होते हैं, या तो उस वित्त विधेयक को उसी रूप में उन्हें स्वीकार करना होता है या उस विधेयक के संबंध में कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के दिए गए सुझावों को स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये लोकसभा की इच्छा पर डिपेंड करता है। तो अधिकतम वित्त विधेयक को कानून का रूप लेने में विलंब करने का कार्य केवल राज्यसभा के द्वारा 14 दिन तक ही किया जा सकता है। 14 दिन की अवधि के बाद वह राष्ट्रपति की स्वीकृति से पारित मान लिया जाता है। अर्थात यहाँ पर राज्यसभा की सहमति का कोई महत्व नहीं होता है और किसी भी वित्त विधेयक के किसी भी धारा को परिवर्तित करने का अधिकार राज्यसभा को नहीं होता है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में जितने भी जो वित्त विधेयक होते हैं वे सबसे पहले प्रतिनिधि सभा में पेश किए जाते हैं। उसके पश्चात विचारार्थ, अनुमोदनार्थ उन्हें सीनेट के पास भेजा जाता है। अमेरिकी सीनेट के द्वारा उस वित्त विधेयक की प्रारंभिक धाराओं को छोड़ करके, उसके टाइटल को छोड़ के, उसके शीर्षक को छोड़ के सब प्रकार के संशोधन कर दिए जाते हैं। तो इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि वित्तीय विधेयक को समय अगर बात की जाती है तो निश्चित रूप से अमेरिकी जो सीनेट होती है भारतीय राज्यसभा की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली सदन होता है, कहीं सुदृढ़ स्थिति होती है। अगली बात करते हैं प्रशासनिक क्षेत्र की बात करते हैं। कहने मतलब यह है कि अमेरिकी जो प्रशासकीय शक्तियाँ होती हैं संविधान के अनुच्छेद 2 की धारा 1 के अनुसार वे राष्ट्रपति नियुक्त मानी गई हैं। लेकिन राष्ट्रपति इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग सीनेट के अनुसमर्थन के आधार पर करता है। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ या समझौते किए जाते हैं वे जब तक प्रभावी नहीं हो सकते हैं जब तक सीनेट के द्वारा उनका अनुसमर्थन कर दिया जाता है, उनका अनुमोदन कर दिया जाता है। अमेरिकी सीनेट के शीर्ष का अधिकार होता है कि राष्ट्रपति द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अन्य राष्ट्रों के साथ जो संधियाँ की जाती हैं, जो समझौते किए जाते हैं, उनको अस्वीकार कर सकता है। और इस प्रकार से जब भी अगर सीनेट इस प्रकार का काम करती है, इस प्रकार की संधियों समझौतों को अस्वीकार करती है तो वे स्वतः रद्द हो जाती हैं। लेकिन भारत के संसद के किसी भी सदन से अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौतों के अनुसमर्थन का कोई प्रावधान नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसमर्थन की अगर जहाँ बात की जाती है तो इस दृष्टि से भी अमेरिकी सीनेट भारतीय राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है। दूसरी बात करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जितने महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी होते हैं उन सबकी नियुक्ति भी सीनेट के अनुसमर्थन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्ति से सहमत नहीं होती है तो वे नियुक्तियाँ प्रभावी नहीं हो सकती हैं। लेकिन भारत में संसद के किसी भी सदन की अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। अगली बात करते हैं कि किसी भी राष्ट्र के साथ अगर कहीं राष्ट्र के साथ युद्ध की घोषणा करने की बात आती है, समझौते की बात आती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में यद्यपि कांग्रेस के समर्थन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा किसी भी राष्ट्र के साथ युद्ध की घोषणा की जा सकती है, लेकिन वे जब तक सेनाओं को क्षेत्र से लड़ने के लिए तैनात नहीं कर सकता है, नहीं भेज सकता है, जब तक कांग्रेस के दोनों सदनों के द्वारा उसका समर्थन नहीं कर दिया जाता है। तो भारत में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। भारत में इस प्रकार की व्यवस्था है जब इस प्रकार की कहने वाली है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी भी राष्ट्र के द्विपक्षीय बहुपक्षीय इस प्रकार की बात की जाती है और अन्य राष्ट्रों में जो दूतावास स्थापित किए जाते हैं और जिन व्यक्ति की नियुक्ति राजदूत में की जाती है उनके नियुक्ति प्रमाण पत्र को भी अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार किया जाता है। लेकिन ये सभी प्रकार के पॉलिटिकल जो इन्वेस्ट होते हैं ये सीनेट के अनुमोदन के आधार पर ही उनकी नियुक्तियाँ प्रभावित होती हैं। लेकिन भारत में इस प्रकार की जो वाणिज्य या राजनीतिक दूत होते हैं उनमें संसद किसी स्तर की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती है। अगली बात करते हैं जांच पड़ताल की बात करते हैं। कहने वाली यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशासन के सभी विभागों को सदैव इस बात का भय सताता रहता है कि उनके डिपार्टमेंट की सीनेट के द्वारा जांच की जा सकती है। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासनिक विभाग के क्षेत्र के संबंध में अमेरिकी सीनेट के द्वारा जांच पड़ताल का काम किया जाता है, भारत में राज्यसभा के द्वारा इस प्रकार का कोई जांच पड़ताल का अधिकार नहीं होता है। केवल दो ही इसी प्रकार शक्ति होती है। संविधान संशोधन करने की बात आती है तो संविधान में संशोधन करने के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत की जो राज्यसभा होती है और अमेरिका की जो सीनेट होती है दोनों की समान शक्ति होती है। अर्थात बिना राज्यसभा की सहमति के
और अमेरिकी सीनेट की सहमति के नहीं तो अमेरिका में न भारत किसी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। और बाकी पावर ऑफ इम्पीचमेंट की बात की जाती है, महाभियोग की बात की जाती है। जब एक अदालत से दुर्व्यवहार के आधार पर भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई महाभियोग किया जाता है तो राज्यसभा के द्वारा महाभियोग के कानून की जांच की जाती है। उसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए प्रकार के महाभियोग के कानून जांच की जाती है। न्यायिक क्षेत्र की बात की जाती है, दोनों की जो समान जो शक्तियाँ होती हैं, स्थिति होती हैं, तो ये इस बात को स्पष्ट करती हैं कि भारत में जो लोकसभा होता है उस लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को कम शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अतः अमेरिकी सीनेट की तुलना में भारत की राज्यसभा एक दुर्बल सदन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका को सीनेट को व्यापक अधिकार शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, चाहे विधायी क्षेत्र की बात की जाए, चाहे न्यायिक क्षेत्र की बात की जाए, चाहे वित्तीय क्षेत्र की बात की जाए। ये सब प्रकार की ये बात सिद्ध करती हैं कि अमेरिकी सीनेट निश्चित रूप से भारत की राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है और ब्रिटिश लोकसभा से भी अधिक शक्तिशाली माना जाता है। और कल करेंगे अपन भारत अमेरिकी सीनेट की शक्ति की तुलना कनाडा के द्वितीय सदन के साथ करेंगे, जापान की डाइट की द्वितीय सदन के साथ करेंगे। धन्यवाद।